हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस लेखपाल मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। तो आज ये उसी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है जो कि हम देखेंगे, प्रैक्टिस सेट नंबर 12वां, जिसमें टोटल 100 प्रश्न होगा। ठीक है, फुल नए सिलेबस के अनुसार, जिसमें 100 क्वेश्चन आपका जीके जीएस करंट अफेयर, साथ में हिंदी, साथ में डीआई और प्लस यूपी स्पेशल, साथ में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और इसके पहले का अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। पहला क्वेश्चन लेंगे। दिया गया पहला क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश जो है किस में दिया था, मतलब कि किस मुद्रा में दिया था, ये पूछा गया है। ठीक है, गौतम बुद्ध के द्वारा जो सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया गया, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन याद रखिएगा, पहला उपदेश कहाँ पर दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। किस मुद्रा में दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तो बी ऑप्शन सही है, धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा है, इसको कहा जाता है। पहला उपदेश इन्होंने धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध। ठीक है, बौद्ध धर्म जो है उसका संस्थापक, जो उसके संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध ही हैं। इनका जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था कपिलवस्तु। ठीक है, कपिलवस्तु जगह का नाम है, कपिलवस्तु के समीप जो है लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। लुम्बिनी नामक इनके ग्राम में जो है हुआ था इनका जन्म। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के शाक्यगढ़ के प्रधान थे। ठीक है, शाक्यगढ़ के प्रधान थे। और माता महामाया थी। ठीक है, महामाया, माता का नाम महामाया, कोलिय गणराज्य की कन्या थी। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। बचपन के नाम का याद रखिएगा, सिद्धार्थ था। ठीक है, बाद में बुद्ध कहलाए। सांसारिक दुखों से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था। ठीक है, गृह त्याग कर दिया था। और इसके बाद ये जो है इस गृह त्याग की अवस्था को बौद्ध धर्म ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। चलिए, इसमें आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलेगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, शेरशाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था। शेरशाह सूरी जो थे इनका वास्तविक नाम था फरीद। क्या नाम था, फरीद था। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसने अपनी शिक्षा जो है जौनपुर से प्राप्त किया था, मतलब जौनपुर में इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया। और 1539 में चौसा का युद्ध हुआ। 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था, उसमें युद्ध में कौन कौन से लोग, मतलब किसके मध्य हुआ था, तो ये जानिए। तो हुमायूं, जो कि मुगल वंश का शासक था, हुमायूं। ठीक है, जो कि ये बाबर का लड़का हुमायूं था। मुगल वंश की संस्थापना जो है बाबर ने किया था, तो उसके लड़के। और शेर शाह के मध्य हुआ था ये युद्ध, शेर शाह के मध्य, जिसमें अगर देखा जाए तो ये शेर शाह जो है इसमें विजयी रहा। और इसने जो है विजयी के पश्चात इसने शेर खां की शक्ति व प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। इसको शेर खां कहा जाता, बाद में शेर शाह ही कहा जाने लगा। और इसने शेर शाह की पदवी धारण करके अपने नाम का खुतबा इसने पढ़वाया था, और अपना नाम सिक्के पर जो भी अंकित करवाया था इसने। ठीक है, इसके बाद फिर 1540 में एक युद्ध और हुआ, कन्नौज, या फिर उसको कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। तो दोनों युद्ध याद रखिएगा, शेरशाही से रिलेटेड हुआ है, जिसमें भी हुमायूं क्या हुआ, पराजित हुआ। इसमें भी शेरशाह से हुमायूं क्या हुआ, पराजित हुआ। तो 1540 में बिलग्राम का युद्ध, 1539 में चौसा का युद्ध, जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद 1545, जो इससे रिलेटेड घटना पूछी जाती है एग्जाम में, 1545 वाला याद रखिएगा। 1545 में क्या हुआ, ये कालिंजर विजय पर निकला था। कालिंजर कहाँ है, कालिंजर जो है आपका बांदा में पड़ता है। ठीक है, तो कालिंजर का किला जीतने के लिए ये गया 1545, और उसमें युद्ध के दौरान बारूद में आग लगने से जो है शेरशाह घायल हुआ, और 22 मई 1545 को इसकी मृत्यु हो गई। शेरशाह का मकबरा कहाँ है, इसका मकबरा पूछ लिया जाता है, तो इसका मकबरा है बिहार में। कहाँ पर है, बिहार के सासाराम में इसका मकबरा स्थित है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सासाराम। तो ये सारी चीजें जो है शेरशाह सूरी से आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई। 1857 की क्रांति, इनमें से अगर देखा जाए तो सिपाहियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, सिपाही विद्रोह भी इसीलिए कहा जाता है। कब शुरुआत हुआ, 10 मई 1857 को हुआ था शुरुआत इसका। और माना जाता है क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुआ, मेरठ से हुआ।
धीरे धीरे फिर ये कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध आदि स्थानों पर फैला। अगला प्रश्न, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा अगर हम देखें तो जब इस्तीफा दे दिया गया तब इसके बाद इसका प्रस्ताव जो दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दिया गया था। ठीक है, 1939 में की बात है। सन 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चयन के लिए मतभेद उत्पन्न हो गया। सुभाष चंद्र बोस और इनके विपक्ष में कौन थे? पट्टाभी सीतारमैया। इनके मध्य हुए चुनाव में बोस विजयी हुए, परंतु कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य एवं गांधी जी के विरोध स्वरूप उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया। बोस के पद त्याग के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस कार्यकारिणी के अध्यक्ष बनाए गए और इस घटना को क्या कहा जाता है? त्रिपुरी संकट कहा जाता है। ठीक है, तो त्रिपुरी संकट अगर पूछा जाए तो इसी से रिलेटेड है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? महात्मा गांधी के आर्थिक विचारों में से इनमें से कौन सा एक नहीं है? पहला है गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, तो बिल्कुल है, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा पर जो है समर्थन करते थे, तो गैर हिंसक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए इनके अनुसार, गांधी जी के अनुसार। विकेंद्रीकरण होना चाहिए शक्तियों का, कुटीर उद्योग होना चाहिए, ये भी सही है, ये भी इन्होंने कहा था। मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग होना चाहिए, ये गांधी जी का जो है क्या है, आर्थिक विचार नहीं था। ठीक है, गांधी जी बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण के कट्टर विरोधी थे, मतलब कि औद्योगिकरण पर जो है उनका मत था, लेकिन बड़े पैमाने पर उसके कट्टर विरोधी थे। उनका विश्वास था कि बड़े पैमाने के उत्पादन से ही विभिन्न सामाजिक और आर्थिक दोष उत्पन्न हुए। मशीनों का प्रयोग जो है मनुष्य को आलसी बना देता है। गांधी जी गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण, कुटीर उद्योग और गांव में सर्वोदय का पुनर्जन्म, ये सब इनका जो है समर्थन में थे। तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? मतलब कि सबसे पहले किसने सन 1935 में संविधान सभा का जो है सुझाव प्रस्तावित किया गया था, किसके द्वारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर पहली बार 1935 में एक संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा का विचार एम.एन. रॉय के दिमाग की उपज थी। ब्रिटिश सरकार ने लिनलिथिगो प्रस्ताव या फिर उसको कहा जाता है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, तो लिनलिथिगो प्रस्ताव या अगस्त प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में। ठीक है, 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव आया तो उसमें द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर संविधान सभा के गठन पर विचार की बात कही गई थी। ठीक है, फिर आया 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन जिसको कहते हैं, या क्रिप्स प्रस्ताव आया। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? 1942 में, ये याद रखना है। इसमें सर्वप्रथम भारतीयों की संविधान सभा की मांग को स्वीकार कर लिया गया। इसके बाद फिर 1946 में जो है कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत संविधान सभा नवंबर 1946 में जो है अस्तित्व में आई थी। तो इस प्रकार संविधान सभा का गठन हुआ था। सर्वप्रथम सुझाव जो एम.एन. रॉय के द्वारा दिया गया था। चलिए, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी यानी कि राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? यहाँ पे अगर हम देखें तो सी ऑप्शन हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। आंसर क्या है? सी पार्ट करेक्ट। ठीक है, डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से। संसदीय शासन प्रणाली जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, संसदीय शासन प्रणाली। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली जो है कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नीति निदेशक के सिद्धांत जो है ये आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया। ठीक है, प्रस्तावना मौलिक अधिकार जो है वो आपका अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, मूल अधिकार और प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? वो आपका अमेरिका से जो है प्रेरित है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, प्रस्तावना। इसके अलावा जो है अगर हम बात करेंगे आपातकाल। ठीक है, आपातकाल बहुत पूछा जाता है, किस देश के संविधान से जो है प्रेरित है? तो जर्मनी के संविधान का नाम है वीमर, तो वहाँ से जो है इसको लिया गया आपातकाल को। ठीक है, और एक है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मूल अधिकार तो अमेरिका हो गया, मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है रूस के संविधान से। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस को मनाया जाता है, किस डेट में मनाया जाता है? यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो हर वर्ष मनाते हैं 24 अप्रैल को, सभी को पता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी जीएमटी से आगे कितना आगे है भारतीय मानक समय? तो भारतीय मानक समय जो है ग्रीनविच माध्य
समय से 5.5 घंटा आगे है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत की मानक रेखा की बात करेंगे तो ये भी याद रखिएगा 22 डिग्री 30 मिनट पूर्व में है। ठीक है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व होने के चलते भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे रहता है। तो ये हो जाएगा आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो तरंग के संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल का स्तर क्या है? ठीक है, रेडियो तरंग की संचरण किस वायुमंडल में होता है, कौन से मंडल में होता है? तो रेडियो तरंग के संचरण की बात करेंगे तो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त जो है वो आयन मंडल है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। धरातल से लेकर 60 से लेकर 640 किलोमीटर तक, ठीक है, 60 से लेकर 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है विस्तृत वायुमंडल के भाग को आयन मंडल कहा जाता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। ऊंचाई के साथ इस मंडल के तापमान की वृद्धि हो जाती है। आयन मंडल में सबसे नीचे स्थित जो होता है डी लेयर होता है। ठीक है, जिससे विद्युतीय और चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती रहती हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है? इनमें से स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग यहाँ पे बताना है। पर्वत पारिस्थितिक तंत्र तो स्थलीय के अंतर्गत आता है क्योंकि पर्वत स्थलों पर ही होता है। ठीक है, दूसरा सागरीय पारिस्थितिक तंत्र, ये स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है क्योंकि सागरीय मतलब जल समुद्र की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर बी ऑप्शन। बाकी निम्न स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, अर्धशुष्क पारिस्थितिक, ये सभी जो है आपके स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के उपभाग के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा घास का मैदान हो गया, ठीक है, टुंड्रा वन हो गया, और मरुस्थल पारिस्थितिकी है, पर्वत है, निम्न स्थलीय, ये सभी जो है आपके क्या हो जाते हैं, जो है क्या है, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आते हैं। बाकी सागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र है ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है, जलीय पारितंत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूह यानी कि पौधों का समूह वायु में SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है? इनमें से तो कौन सा पौधा समूह है? तो वो है लाइकेन। ठीक है, लाइकेन क्या है? लाइकेन जो है थैलोफाइटा समूह का वनस्पति है। थैलोफाइटा समूह का क्या यह वनस्पति है जो कवक और शैवाल, ठीक है, कवक और शैवाल दोनों से मिलकर जो है ये बनती है। ठीक है, और इसमें कवक तथा शैवाल का संबंध परस्पर सहजीवी जैसा होता है। ये समुद्र के किनारों से लेकर पहाड़ों के ऊंचे शिखर तक पाए जाते हैं। ठीक है, तो टुंड्रा प्रदेशों में लाइकेन वनस्पति प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। सल्फर डाइऑक्साइड की सूक्ष्म मात्राओं का इनकी वृद्धि पर दुष्प्रभाव पड़ता है। ये क्या होते हैं? वायु में विशेषता SO2 के प्रदूषण के सूचक की तरह प्रयुक्त हो सकता है। तो आंसर सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम औसत जीवन काल होता है? किस ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में अधिकतम जीवन औसत काल होता है? तो इनमें से हो जाएगा वो N2O, मतलब कि नाइट्रस ऑक्साइड होता है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस का वायुमंडल में सबसे अधिकतम औसत जीवन काल इसका होता है। नाइट्रस ऑक्साइड का वायुमंडल में जीवन काल कितना होता है? तो औसतन 121 वर्ष तक का होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है खेती संबंधी औद्योगिक क्रियाकलाप के साथ साथ जीवाश्म ईंधन ठोस अपशिष्ट को जलाने से उत्सर्जित होता है। CFC जो दिया गया इसका जीवन काल कितना होता है? CFC जो होता है वायुमंडल में औसत जीवन काल लगभग 55 वर्ष के आसपास तक रहता है ये। और इसके अलावा अगर CH4 यानी कि मीथेन की बात करेंगे तो वायुमंडल में इसका औसत जीवन काल 10 से लेकर 15 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल में वायु जो है गैसों हैं इनके जो है जीवन काल है जो सबसे ज्यादा N2O का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरराष्ट्रीय समझौता ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ से जुड़ा है? ठीक है, तो इनमें से कौन सा समझौता हो जाएगा? तो वो है जो ओजोन परत से रिलेटेड है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये अगर हम बात करेंगे जिसे इसे किस कब हुआ था तो 1987 में इसका क्या है अंतिम रूप दिया गया था 1987 को। तो आंसर क्या है? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? बुंदेलखंड क्षेत्र में मिट्टी की बात करेंगे तो इनमें से अगर देखा जाए तो काली कपास की मिट्टी जो कि पाई जाती है। बुंदेलखंड क्षेत्र की दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक तो काली कपास की मिट्टी या काली मिट्टी और दूसरी है लाल मिट्टी। ठीक है, तो लाल मिट्टी और काली मिट्टी दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। लाल मिट्टी को राकर मिट्टी भी कहा जाता है या फिर इसको राकर की बात करेंगे राकर या यरुआ। ठीक है, दो उपभागों में बांटा गया है।
ठीक है, लाल मिट्टी। और जो काली मिट्टी है इसको भी दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, एक है काबर और दूसरा है मार। तो ये भी ध्यान में रखेगा। चलिए अगला क्वेश्चन। विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? विजय सागर पश्चिम बिहार की बात करेंगे तो इनमें से आगरा में स्थित है, आगरा में भी नहीं, मुरादाबाद, मेरठ में तो हस्तिनापुर है, महाराजगंज में सुहागी बरवा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी नहीं होगा, मुरादाबाद नहीं होगा, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि विजय सागर पश्चिम बिहार जो है ये किस जिले में पड़ता है? तो महोबा जिला में पड़ता है। ठीक है, महोबा, विजय सागर पश्चिम बिहार महोबा जिले में स्थित है, जो कि पक्षी अभ्यारण्य जो कि विजय सागर झील के किनारे स्थित है। तो आंसर ई ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न, डेटा को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को लगातार रिफ्रेश किया जाना चाहिए? तो लगातार रिफ्रेश करने के लिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो वो है डी रैम। ठीक है, डी रैम मतलब कि डायनेमिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये जो है रैम के पार्ट है। ठीक है, रैम का एक डी रैम है और एक है एस रैम, तो दो हैं रैम के प्रकार, जिसमें से डायनेमिक है और ये स्टैटिक रैम है। स्टैटिक मतलब कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी डी रैम, तो ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर हम बात करेंगे डी रैम की, तो डी रैम जो होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी को डेटा बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करते रहने की आवश्यकता होती है। और डी रैम जो है एस रैम से धीमी होती है, लेकिन ये ज़्यादा क्या है, डेटा होल्ड करती है। तो ये है डी रैम के प्रकार। एस रैम की बात करेंगे तो एस रैम क्या, डेटा को बनाए रखने के लिए लगातार रिफ्रेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये क्या होती है, डी रैम से तेज होती है। ठीक है, डी रैम से तेज मेमोरी एस रैम होती है। यहाँ पे पूछा गया कि लगातार रिफ्रेश मेमोरी को बनाए रखने के लिए करना है, तो डी रैम आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं? इनमें से कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, तो डी हो जाएगा। एम एस वर्ड नहीं, बाकी एम एस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल, ये सभी क्या है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन एम एस वर्ड जो है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। ठीक है, ये एक क्या है, ये ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये प्रोग्राम हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जिसमें क्या करते हैं, यूजर्स जो होते हैं टाइप कर सकते हैं, और एम एस एक्सेस, फॉक्स प्रो, ओरेकल जो है तीनों एक कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जिले में चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं? चीनी मिट्टी की वस्तुएं इनमें से किस जिले में बनता है? तो वो बनता है बुलंदशहर में। आंसर सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बुलंदशहर जिला, खुर्जा जो नाम सुना होगा, ठीक है, सिरेमिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। तो बुलंदशहर क्या है, यहाँ पे सही हो जाएगा, जहाँ पे चीनी मिट्टी की वस्तुएं बनाई जाती हैं। फिरोजाबाद चिवड़ी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, टेराकोटा तो गोरखपुर में ज़्यादा निर्माण होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग, उत्तर प्रदेश में सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा इसमें से जिला जो है सुरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो वो हो जाएगा बरेली। ठीक है, बरेली जिला प्रसिद्ध है, यहाँ पे सुरमा उद्योग होगा। और एक याद रखिएगा, आजमगढ़ जिला जो है, आजमगढ़ का निजामाबाद जिला है। निजामाबाद जो है ये किसके लिए, ब्लैक पॉटरी के लिए, ब्लैक बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं, ब्लैक पॉटरी उद्योग के लिए जो है आजमगढ़ पर से जीआई टैग भी मिला हुआ है। और बरेली सुरमा उद्योग, साथ ही साथ कत्था उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, कत्था उद्योग यहीं पर होता है। बांस बरेली भी जाना जाता है, क्योंकि बांस के बहुत सारे यहाँ पे जो है कारखाने काम करते हैं। इसके अलावा बांसुरी का काम लेकिन कहाँ पर होता है, बांसुरी का काम जो होता है वो पीलीभीत में होता है। तो पीलीभीत प्रसिद्ध है बांसुरी के लिए, तो ये अलग से ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है आपका मुरादाबाद पीतल के बर्तन यहाँ से, ठीक है, बनता है, पीतल नगरी के नाम से मुरादाबाद फेमस है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रमुख आणविक शक्ति संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो एकमात्र है, सभी को पता है, नरौरा बुलंदशहर होगा। आंसर यहाँ पे क्या है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? तो यह किया गया था 1983 में। तो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, इसको ऐसे ही याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रदेश यानी कि संयुक्त प्रांत का देवबंद आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? ठीक है, देवबंद आंदोलन एक फेमस है जो पूछा जाता है, ये कब से शुरुआत हुआ था? तो सन 1866 में शुरू हुआ था, और ये सहारनपुर से हुआ था। ठीक है, सहारनपुर से हुआ था, और उत्तर प्रदेश के दारुल उलम में हुआ था। ठीक है, इस आंदोलन के जो है
मोहम्मद कासिम नौनतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा मुस्लिम समुदाय के धार्मिक नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए जो है चलाया गया था। तो यहाँ पे आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था? इसमें से उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी इनमें से देखा जाएगा तो वो हो जाएगा श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती जो था वो उत्तरी कौशल महाजनपद के राजधानी, कौशल महाजनपद के उत्तरी कौशल के जनपद की राजधानी श्रावस्ती थी, और दक्षिणी कौशल की राजधानी क्या हुआ करती थी? साकेत हुआ करती थी, जिसका अभी वर्तमान में अयोध्या के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ का राजा जो प्रसिद्ध था वो कौन था? प्रसेनजीत था। महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षा काल जो है इसी श्रावस्ती में ही बिताया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्वाधीनता आंदोलन के समय ही एक अन्य एका बृहद जन आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? एका आंदोलन की बात करेंगे तो ये किया गया था मदारी पासी के द्वारा नेतृत्व। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये अवध में क्षेत्र में हुआ था। अवध क्षेत्र का एका आंदोलन जो कि खासकर जिला पूछा जाए तो हरदोई जिला इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पर आता है हरदोई जिला। इसके साथ ही साथ उत्तरी अवध और पश्चिमी जिलों में 1921 के अंत में जो है ये लास्ट में नवंबर दिसंबर और 1922 के प्रारंभ में, यानी 1921 और 22 दोनों इसमें जोड़ दिया जाता है। आंदोलन को चलाने का उद्देश्य जो था वो क्या था? लगान को नगद के रूप में रूपांतरित करवाना था। ठीक है, ये का आंदोलन जो था हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, सीतापुर आदि जिलों में चलाया गया था। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य नहीं है? तो इसमें से बताइए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो पंथी नृत्य जो दिया गया ये छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, छत्तीसगढ़ का है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का ये पंथी नृत्य रूप, और चरकुला नृत्य रूप जो ब्रज क्षेत्र उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। ठीक है, और इसमें अगर देखा जाए भरतहर तो ये भी उत्तर प्रदेश का ही है। पाई डंडा भी उत्तर प्रदेश का है। पाई डंडा एक नृत्य है जो गुजरात के डांडिया के नृत्य के समान है, ये उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पंथी अलग है, बाकी सारे उत्तर प्रदेश के। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विशेष रूप से कौन सा पर्व सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, जिसे कुष्ठ जैसे असाध्य रोगों के लिए इलाज से जोड़कर देखा जाता है? तो कौन सा पर्व है जो सूर्य के सम्मान में मनाया जाता है, वाराणसी में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो उस त्योहार का नाम है भरत मिलाप। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, भरत मिलाप या फिर इसको कहते हैं छठ पूजा। ठीक है, छठ पूजा। छठ पूजा वाराणसी में एक बड़ा आयोजन माना जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है समर्पित है किसको समर्पित है, किस ऋषि को समर्पित है? तो उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व जो है ये समर्पित है ऋषि व्यास को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। महाभारत के जो रचयिता हैं इन्होंने ही लिखा था। महाभारत के रचयिता कौन है? ऋषि व्यास। तो इन्हीं को समर्पित है गुरु पूर्णिमा पर्व। इनका जन्म हुआ था इस दिन। ठीक है, तो इसी दिन गुरु पूजा का विधान है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गुरु पूर्णिमा वर्षा जो है वर्षा ऋतु से आरंभ में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? ये लोक नृत्य है राहुला, इसका संबंध लोक नाट्य का यूपी पे कौन से क्षेत्र में अधिकतर होता है? बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 30, दिवाली के दौरान बुंदेलखंड के अहिर समुदाय द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो बुंदेलखंड के अहिर समुदाय के द्वारा नृत्य जो किया जाता है वो है पाई डंडा नृत्य। आंसर बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, एक प्राचीन नृत्य है जिसका संबंध जो है भगवान कृष्ण की जीवन पद्धति से है। तो आंसर यहाँ पे क्या है? बी पार्ट करेक्ट है। भगोरिया नृत्य जो दिया गया ये एमपी का है, मतलब कि मध्य प्रदेश का है भगोरिया नृत्य। ठीक है, भील जनजात जो है मध्य प्रदेश की जो भील जनजात है उसके द्वारा किया जाता है भगोरिया नृत्य। ठीक है, भगोरिया नृत्य जो होता है होली में किया जाता है। चलिए, छपेली जो है ये कहाँ से? हिमाचल प्रदेश का। छपेली कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। अगला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई है? तो ब्यूरो ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा कृषि से संबंधित सूचनाओं के लिए कृषि और पशुपालन पत्रिका प्रकाशित की गई है। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन था? उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे विश्वंभर दयाल। आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्तमान में कौन है? तो न्यायमूर्ति संजय मिश्रा है। चलिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वित्त निगम का बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1954 में हुआ था, नवंबर 1954 में हुआ था। और ये अगर हम बात करेंगे तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कानपुर में। कहाँ पर है? कानपुर में। आंसर बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में
दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत कितने वर्षों हेतु किया गया है? तो 2025-26 के केंद्रीय बजट में घोषित दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन की शुरुआत जो है 6 साल की अवधि में किया गया है। आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। 2023 से लेकर 2025-26 से 2030-31 तक जो किया गया है। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो भू राजस्व की वसूली अगर किया जाता है तो वो लेखपाल के द्वारा किया जाता है। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार यानी कि पेशा अधिनियम को 1996 में अधिनियमित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसके उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है इनमें से? तो कौन सा इसमें से हो जाएगा जो उसके उद्देश्यों में नहीं आता? स्वशासन प्रदान करना, तो ये उद्देश्य है उसका पेशा अधिनियम का। पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना, ये भी हो जाता है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, तो ये नहीं है। ठीक है, इसका ये क्या है, उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आता। बाकी जनजातीय लोगों को शोषण से मुक्त कराना, तो ये उसका उद्देश्य है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा योजना किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई? अन्नपूर्णा योजना जो है ये किया गया है वृद्ध नागरिकों के लिए जो वृद्धावस्था पेंशन के योग्य हैं किंतु उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती, तो उनके लिए शुरुआत किया गया था। ये योजना शुरुआत किया गया था सन 2000 में। ठीक है, 1 अप्रैल 2000 से लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ों यानी कि रवैनी का निर्माण करती है? इसमें से बीहड़ों की बात करेंगे तो 38 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इसका, जो है क्या, इसमें से कौन सा बीहड़ों का निर्माण करती है? ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करेंगे इसमें से, तो गोमती नदी का उद्गम जो है ये करती है। गोमती नदी पीलीभीत से दलदली क्षेत्र की फुलहर झील से निकलती है ये। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अनुसार, ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे? तो अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेना है तो आपको व्यवस्थापक महोदय को पत्र लिखा जाएगा। आंसर बी ऑप्शन राइट है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण की बात करेंगे तो ये महाप्राण व्यंजन कहलाता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, महाप्राण। पहला और दूसरा, सॉरी पहला नहीं, दूसरा और चौथा, 2 4 जो है महाप्राण। ठीक है, 1 3 जो है वो अल्प प्राण कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? इनमें से शुद्ध वाक्य की बात करेंगे तो पहला है गंगा पतित पावन नदी है। दूसरा है ब्रह्मपुत्र असम में बहती है। तीसरा है ये मेरी ही हस्ताक्षर है, विधि का नियम बड़ा कठोर होता है। इनमें से कोई नहीं। शुद्ध वाक्य इनमें से अगर देखें तो बी ऑप्शन ही शुद्ध है, ब्रह्मपुत्र असम में बहती है, बिल्कुल सही है। बाकी गंगा जो लिखा है ये गलत है, पतित पावन इस तरीके नहीं होना चाहिए, यहाँ पे गंगा पतित पावनी होना चाहिए था। ठीक है, पतित पावनी, तो ये सही हो जाता, पतित पावनी यहाँ पे होना चाहिए था। ये मेरी ही हस्ताक्षर है, गलत है यहाँ पे होना चाहिए ये मेरे हस्ताक्षर हैं। ठीक है, ये मेरे हस्ताक्षर हैं, इस तरीके से होता तो ये सही रहता। तो आंसर क्या है यहाँ पे, बी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवार के ऊपर कौन बैठा है? वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? यहाँ पे सर्वनाम की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन क्या कुछ ये सभी क्या है, सर्वनाम है। 11 प्रकार के सर्वनाम है। ठीक है, मैं तुम आप यह वो जो सो कोई कुछ कौन क्या, ये जो है 11 प्रकार के सर्वनाम। भेद की बात करेंगे तो कुल 6 भेद हैं सर्वनाम में, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चय, अनिश्चय, संबंध और इसके अलावा, माफ करिएगा, इसके अलावा प्रश्नवाचक। ठीक है, चलिए, कृति नहीं पढ़ी वाक्य में कौन सी वाच्य? इसमें वाच्य बताना है। वाच्य 3 प्रकार के वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पे वाक्य में कौन सा प्रकार का कार्य है, तो यहाँ पे कृतवाच्य के अनुसार ये लिखा हुआ है, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है। ठीक है, चलिए, पर किस कारक का परसर्ग है? सभी को पता है यहाँ पे पर जो हो जाएगा किसका होता है, अधिकरण का होता है। में अथवा पर दोनों क्या होता है, ये अधिकरण का होता है। ठीक है, कर्ता का होता है ने, कर्म का को, करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में, संबंध का की के रा री दे। ठीक है, अधिकरण में पर, संबोधन है ओ अरे, इस तरीके से ये क्या होते हैं और इसके परसर्ग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, तद्धित प्रत्यय के अनुसार कौन सा विकल्प मेल बेमेल है? ठीक है, बेमेल। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, तद्धित प्रत्यय जो बनाए जाते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें जोड़कर जो है क्या होता है, प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है, वो तद्धित प्रत्यय होते हैं। एक होता है कृत्य प्रत्यय, जो कि उसमें क्या होता है कि क्रिया में प्रत्यय को जोड़कर बनाया जाता है, कृत्य प्रत्यय हो जाता है।
तो यहाँ पे तद्धित प्रत्यय के अनुसार हमें बेमेल बताना है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे 45 में, तो यहाँ पे सुंदरता, मानवता, दुर्बलता दिया गया, सर्दी, गर्मी, गरीबी, मोटापा, बुढ़ापा, बहनापा, सुनार, लुहार, कुम्हार, इनमें से बताना है कि कौन सा गलत है। तद्धित प्रत्यय अनुसार इनमें अगर देखा जाए तो सभी क्या है, कहीं ना कहीं सभी बेमेल है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाला जो होता है प्रत्यय तद्धित प्रत्यय होता है। अब सुंदर शब्द, सुंदर में ता जोड़ देंगे सुंदरता हो जाएगा, मानव में ता जोड़ेंगे मानवता, दुर्बल में ता जोड़ देंगे दुर्बलता। तो ये सभी सेम है, तो ये जो है बेमेल बताना था, लेकिन ये सभी सेम है, तो इस प्रकार क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये सभी कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं, मतलब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बेमेल वाला बताना तो कोई भी बेमेल नहीं है, आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, ऊपर तुम्हें से कोई नहीं। चलिए, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है इनमें से, ठीक है। विशिख, तीर, ईशु, तो ये तीनों तीर के पर्यायवाची एक दूसरे के, ठीक है। कैवल, निर्वाण और अपवर्ग, ये भी जो है एक दूसरे का पर्यायवाची। अश्म, प्रस्तर, शिला, ये भी जो है एक दूसरे का पर्यायवाची, ठीक है। अश्म, प्रस्तर, शिला किसका पर्यायवाची है, तो ये पत्थर का पर्यायवाची है, पत्थर के सभी पर्यायवाची है। बाकी यहाँ पे अगर हम देखें तो निशीत और मध्य रात्र, ये जो दिए गए हैं दो, ये रात का पर्यायवाची है। वासर जो होता है ये दिन का पर्यायवाची होता है, तो यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यही क्या है, पर्यायवाची तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न, धुरंधर में संधि विच्छेद करना। धुरंधर का संधि विच्छेद शब्द अगर करेंगे तो धुरम प्लस धर बनता है इसका संधि विच्छेद, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। यहाँ पे कौन से प्रकार की व्यंजन में आता है, तो व्यंजन संधि में आता है। कौन से प्रकार की संधि में आता है, सॉरी, तो व्यंजन संधि में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांच को आंच नहीं, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना। इसका अर्थ हो जाता है सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं, सच्चे व्यक्ति को डरने की आवश्यकता नहीं है। आंसर सी पार्ट इसके लिए बिल्कुल करेक्ट है। लोधांती, इनमें से किस बोली के उपभाषा के अंतर्गत आते हैं लोधांती। लोधांती जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो 49 का ये पार्ट हो जाएगा, ये बुंदेली भाषा के अंतर्गत आती है, ठीक है। बुंदेली भाषा की ये उपभाषा है लोधांती। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास योजना के 5 स्तरों में शामिल इनमें से कौन सा एक नहीं होगा, तो इसमें केंद्र स्तर आता है, राज्य स्तर आता है, खंड स्तर आता है, ठीक है। इसके अलावा जिला स्तर आता है, और इसके अलावा इसमें से ग्राम स्तर आता है। तो इस प्रकार यहाँ पे क्षेत्र स्तर इसमें नहीं आएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दैनिक जीवन में बायोमेट्रिक सुरक्षा टेक्निक का मुख्य आधार क्या है। बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की बात करेंगे दैनिक जीवन में, तो इसका मुख्य आधार है शारीरिक या व्यवहारगत विशेषताएं इसका, ठीक है। इस तकनीक के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। हर इंसान के शरीर के लक्षण जैसे कि आंख की पुतली या अंगूठा आदि जो है अलग अलग होते हैं, जिसे कॉपी या चोरी नहीं किया जा सकता, तो यही होता है आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। इनमें से कौन सा राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है, तो सर्दी के महीनों में बाढ़ जो है वो आता है तमिलनाडु राज्य में, आंसर डी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, तमिलनाडु राज्य में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र यहाँ पे अगर देखा जाए तो 53 का बी हो जाएगा, अरावली का पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। अरावली का पश्चिमी क्षेत्र जो है ये क्या है, सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है। अब आपके क्वेश्चन हो गए कंप्यूटर क्वेश्चन में फंक्शन उन सेलों की संख्या गणना करता है जिनमें संख्याएं होती हैं, और एक्सेल वर्कशीट में तर्क की सूची के भीतर संख्या की गणना करता है। तो इसमें से कौन सा फंक्शन होगा जिसके अंतर्गत जो है सारी गणनाएं किया जाएगा, तो वो होता है काउंट ये वाला ब्रेकर जो दोनों होता है, इसमें जो है ये सारी गणनाएं होती हैं। तो आंसर क्या है, ए पार्ट इसका राइट है। चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में गटर मार्जिन सेट करने के लिए निम्नलिखित स्थितियों में कौन सा गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है। कौन सा इसमें से गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध है ये बताना है। तो लेफ्ट एंड टॉप ये जो है कहाँ पड़ता है, गटर मार्जिन या उस डॉक्यूमेंट के साइड मार्जिन, टॉप मार्जिन या इनसाइड मार्जिन में अतिरिक्त स्थान छोड़ता है। लेफ्ट एंड टॉप पोजीशन गटर पोजीशन बॉक्स में उपलब्ध होता है। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56, ओएसआई मॉडल में, ठीक है, ओएसआई मॉडल में कौन सी लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूट करने के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी है। तो डेटा का रूटिंग करना, ठीक है, डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार कौन सा लेयर है, तो वो है नेटवर्क लेयर, ठीक है। नेटवर्क लेयर विभिन्न नेटवर्कों के बीच डेटा रूटिंग के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये जो है लॉजिकल एड्रेसिंग जैसे कि आईपी एड्रेस का उपयोग करके पैकेट के स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाती है। तो काम किसका है, नेटवर्क लेयर का काम है, ठीक है। आंसर यहाँ पे डी बी ए पार्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि जब कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है। तो ये होता है टीएलएस के साथ एसएमटीपी, ठीक है।
यानी कि टीएलएस मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी का उपयोग हम एसएमटीपी के साथ करते हैं। तो यह क्या है, ईमेल ट्रांसमिशन को एन्क्रिप्ट करता है जिससे डेटा को सुरक्षित रूप से भेजा जा सके। एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ईमेल भेजने के लिए उपयोग किया जाने वाला है, लेकिन यह अपने मूल रूप में सुरक्षित नहीं होता है, तो इसके साथ टीएलएस का इस्तेमाल करते हैं। आंसर ए पार्ट राइट है। कई वित्तीय संस्थानों से जुड़े सीमा पार डिजिटल भुगतान के लिए किस अंतर संचालनीयता का मानक का उपयोग किया था इनमें से? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 58 का डी पार्ट होगा ISO 222, ठीक है, 20022। ये वित्तीय संदेश के लिए एक वैश्विक मानक है जो सीमा पार भुगतान और अन्य वित्तीय लेन देन के लिए जो है वित्तीय संस्थानों के बीच अंतर संचालन को सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं यूजर्स को ऑनलाइन उत्पाद खरीदने और बेचने की सुविधा देती हैं? तो वो है ई कॉमर्स, यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जैसे कि वेबसाइट या मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं जहाँ पे खरीदा और बेचा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी मल्टीमीडिया पाठ आधारित विशेषताएं पाठ दस्तावेज यानी लेसन डॉक्यूमेंट्स तक पहुंचने के लिए फुटनोट और क्रॉस रेफरेंस की अवधारणा सामान्यीकरण करती है? फुटनोट और क्रॉस नेटवर्क की बात करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा, इसके लिए हाइपर टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। आंसर सी पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61, सुरक्षा सेवाओं जैसे गोपनीयता, डेटा अखंडता, इकाई प्रमाणीकरण, ठीक है, ऑथेंटिसिटी को कहते हैं, डेटा मूल प्रमाणीकरण का प्रदान करने के लिए गणितीय तकनीक का उपयोग क्या कहलाता है या क्या कहा जाता है उसको? ऑप्शन कुछ इस तरीके से, उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बताना है, तो उसको कहा जाता है क्रिप्टोग्राफी। क्या कहते हैं उसको? क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो होता है ये क्या करता है, डेटा इंटीग्रिटी, इंटाइटी ऑथेंटिकेशन और डेटा ओरिजिन ऑथेंटिकेशन प्रदान करने के लिए जो है विभिन्न गणितीय तकनीक का उपयोग कर क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए किस फ्रेमवर्क का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? तो मशीन लर्निंग मॉडल विकसित करने के लिए इसमें से कौन सा फ्रेमवर्क है? तो वो होता है टेंसर फ्लो फ्रेमवर्क, ठीक है। टेंसर फ्लो गूगल के द्वारा विकसित एक ओपन सोर्स मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है जिसे विशेष रूप से डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क के लिए विकसित किया गया। तो टेंसर फ्लो याद रखिए किसका है, या गूगल का है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? कंप्यूटर बनाने का पहला विश्वविद्यालय आधारित प्रयास क्या था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, आयोवा स्टेट विश्वविद्यालय था। आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लगभग प्रत्येक कंप्यूटर में थोड़ी मात्रा में रोम होती है जिसमें क्या होता है? तो जिसमें बूट फर्मवेयर होता है। आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। फर्मवेयर मतलब जैसे कि बूट फर्मवेयर को बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कहा जाता है, तो बायोस जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहता हैं बायोस, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस मानक उपयोग किया जाता है इनमें से? तो यहाँ पे 65 का आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, LTE का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन वायरलेस मानक का उपयोग करते हैं जो 3G की तुलना में सेलफोन और अन्य सेलुलर डिवाइस हैं उसके लिए बढ़ी हुई नेटवर्क जो क्षमता और गति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 60, मानव शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण मुख्य रूप से किस प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है? तो वो किया जाता है लिम्फोसाइट, ठीक है, लिम्फोसाइट कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। ये सफेद रक्त कोशिकाएं बाहरी रोगजनक की पहचान करती हैं, विशिष्ट एंटीबॉडी का जो है ये निर्माण करती हैं। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी डीपी और डीपी एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? डीपी एक्ट का मुख्य उद्देश्य इनमें से देखा जाए सी पार्ट जो है नागरिकों के डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करना इसका जो है मुख्य उद्देश्य है। तो आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से सत्य कथन पहचानना है। भूस्खलन के कारण नदियों में बाढ़ की वृद्धि हो रही है, भूस्खलन के कारण स्थल मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, इसमें से सही क्या है? सही की बात करेंगे तो दोनों सही है, ठीक है। भूस्खलन होगा तो नदियों की बाढ़ में वृद्धि भी होगी और उसके कारण स्थल मार्ग जो है क्या होता है, अवरुद्ध भी हो जाता है, रुक जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69, भारत की इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन ISM का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य है सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन में
समग्र स्वदेशी क्षमता विकसित करना इसका मेन उद्देश्य है, तो आंसर सी पार्ट बिल्कुल राइट है। टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में से जेनरेटिव वाटर मार्किंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? टॉप इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में अगर देखा जाए तो इसमें इसका मुख्य उद्देश्य एआई जनरेटर कंटेंट की पहचान करना। ठीक है, यह टेक्निक जो होता है एआई द्वारा बने टेक्स्ट, इमेज और वीडियो में जो है अदृश्य वाटर मार्क डालती हैं, जिससे डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन को ट्रेस किया जा सकता है। तो ये इसका काम है, इसका मुख्य उद्देश्य है। आंसर यहाँ पे क्या है? ए पार्ट राइट है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 तत्कालीन गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और ये कब हस्ताक्षरित हुआ है ये बताना है। तो इसकी अगर हम बात करेंगे, ये जो पंचायती राज अधिनियम था संयुक्त प्रांत का 1947 का, ये 7 दिसंबर 1947 को, ठीक है, 7 दिसंबर 1947 को जो है क्या हुआ था, ये तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे उनके द्वारा हस्ताक्षरित हुआ था। तो इनमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर ई ऑप्शन करेक्ट है। भारत ने किस वर्ष तक कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का लक्ष्य रखा है? कार्बन न्यूट्रल देश बनाने का लक्ष्य जो रखा गया है ये 2070 तक रखा गया है। आंसर सी पार्ट राइट है। चलिए, शहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन की निगरानी में कौन सी तकनीक सबसे प्रभावी है? शहरी विस्तार और भूमि उपयोग परिवर्तन की निगरानी में इसमें से जो तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है वो है उच्च रिजोल्यूशन सैटेलाइट इमेज और जीएसटी का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आंसर डी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बरालाचला दर्रा निम्नलिखित में से किन दो राज्यों अथवा केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ता है? इनमें से तो बरालाचला दर्रा जो है ये लाहौल स्पीति जिला यानी कि जो हिमाचल प्रदेश में है, इसको लेह लद्दाख से ये जोड़ता है। यह दर्रा मनाली लेह मार्ग का प्रमुख दर्रा है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को ये जोड़ता है। यहाँ पे बेसिकली ए पार्ट राइट है। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से वन खारे पानी के अनुकूल हैं? इनमें से खारे पानी के लिए अनुकूल जो वन है वो है मैंग्रोव वन। आंसर सी ऑप्शन है। समुद्र के किनारे मिलता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में। तो ये जो समुद्र के किनारे मिलता है सबसे ज्यादा मैंग्रोव वन, ये समुद्र के खारा पानी ही इस्तेमाल होता है इसमें, जो कि इसके लिए बहुत ही अनुकूल होता है। इसके जड़ों में क्या होता है? विशेष निस्पंदन प्रणाली होती है जो खारे पानी से नमक को अलग कर देती है। क्वेश्चन नंबर 76, 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति कितने प्रतिशत हैं? तो इसके अनुसार अनुसूचित जो जातियां थी वो थी 16.6%, यानी कि लगभग 20.137 करोड़। यहाँ पे अगर देखें तो किसी में भी नहीं है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? ई ऑप्शन रहेगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, सितंबर 2025 में ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन, करंट अफेयर से क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ, कहाँ पर आयोजन हुआ है इस ई गवर्नेंस पर? तो ई गवर्नेंस पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ वो विशाखापट्टनम में हुआ है, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम 22-23 सितंबर 2025 को किया गया है। इसका आयोजन विषय था विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से 17 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस जो मनाते हैं वो 16 सितंबर को मनाते हैं, तो यहाँ पे यही गलत था, ए पार्ट। ठीक है, और 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस सही है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस सही है, और 25 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस ये भी सही है। तो गलत वाला कौन सा है? ए पार्ट है, तो ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रैल 2025 में किस राज्य में सारथी चैटबॉट लॉन्च किया गया? सारथी चैटबॉट अप्रैल 2025 में जो लॉन्च किया गया है ये कौन से राज्य में लॉन्च हुआ है? ये लॉन्च हुआ हरियाणा में। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट राइट है। चलिए, अप्रैल 2025 में किस देश ने वाटर हाईवे नामक परियोजना को शुरू किया है? वाटर हाईवे नामक परियोजना को इसमें से शुरुआत जो किया गया है वो मोरक्को में शुरुआत किया गया है, मोरक्को देश के द्वारा। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बी पार्ट करेक्ट है। अप्रैल 2025 में म्यांमार में आए भूकंप की तस्वीरें किस उपग्रह के द्वारा ली गई? तो जो आया था भूकंप म्यांमार में उसकी तस्वीरें जो भारतीय उपग्रह था कार्टोसैट 3 इसने खींचा था। तो आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग जब बना उसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो देखिए, जो प्रथम अध्यक्ष हो या जो भी हो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो जब बनाया गया तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही ये बना है नीति आयोग, तो नरेंद्र मोदी ही इसके क्या थे? प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, कब इसकी स्थापना हुई? 1 जनवरी 2015 को, 2015 में जो है नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त कर दिया गया है?
तो ये समाप्त हुआ था 31 मार्च 1997 को। आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मुद्रा एवं वित्तीय मामलों में सरकार का वित्तीय अभिकर्ता एवं सलाहकार कौन होता है? तो वो होता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। तो यहाँ पे आंसर क्या है? सी पार्ट करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुति करता है? ठीक है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की बात करेंगे तो यहाँ पे तो वो होता है कृषि लागत एवं कीमत आयोग, जो है इसका क्या करता है? न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण संबंधी संस्तुत करता है। आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष में किया गया वो वर्ष कौन था? तो अगर हम बात करेंगे पहली बार जब रुपए का अवमूल्यन किया गया था तो वर्ष था 1949। ठीक है, भारत में रुपए का अवमूल्यन जो है वर्तमान समय तक 3 बार किया गया। अभी तक कितनी बार? 3 बार किया गया है। भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार 19 सितंबर को हुआ था। 19 सितंबर 1949 को किया गया था, जब ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश स्टर्लिंग के अवमूल्यन के बाद भारत ने अपने रुपए का अवमूल्यन किया और भारतीय रुपए का मूल्य 30.22 सेंट से घटाकर 21 सेंट कर दिया गया। दूसरा अवमूल्यन कब हुआ? 1966 को हुआ, 5 जून को। ठीक है, जबकि भारतीय मूल्य का रूप मूल्य में जो है यहाँ पे 36.5% की कमी लाई गई। फिर इसके बाद फिर हुआ 1991 में इसका अवमूल्यन, जो अधोमुखी समायोजन था, जो कि 18.5% का रहा था यह। ठीक है, तो इसके जो है क्या था? ये 3 बार हुआ है रुपए का अवमूल्यन, जो कि याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत के लिए प्रस्तावित किया गया, तो इसमें से किसके द्वारा? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के लिए जो है प्रस्तावित किया गया था। और कैबिनेट मिशन 1946 में जो भारत के लिए कमजोर केंद्र सहित संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव था। ठीक है, तो आंसर क्या है? सी पार्ट राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय ध्वज भारतीय ध्वज संहिता 2002 द्वारा शासित है। भारतीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या रहता है? तो इसका अनुपात रहता है 3:2। आंसर यहाँ पर डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न। फोल्डेबल स्मार्टफोन की प्राथमिक विशेषता क्या है? फोल्डेबल जो स्मार्टफोन है ये लचीला प्रदर्शन और स्क्रीन इसका जो है क्या है? प्राथमिक विशेषता है। ठीक है, जो इसे बंद होने पर कॉम्पैक्ट और खुलने पर जो है टैबलेट जैसी बड़ी स्क्रीन में बदल देता है। अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक पर्यटन स्थल मॉडल क्या महत्व है? ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक पर्यटन स्थल मॉडल का क्या महत्व है, इसे बताना है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पर्यटन का विकेंद्रीकरण करना। पर्यटन का क्या? विकेंद्रीकरण करना, इसका जो है अर्थ है, क्योंकि विकेंद्रीकरण से स्थानीय रोजगार, भीड़ भाड़ वाले पर्यटन स्थलों पर जो है दबाव कम होगा। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट है, सॉरी बी पार्ट करेक्ट है। आगे जो क्वेश्चन है वो आपका 91 से 100 तक क्वेश्चन जो है, टोटल 10 क्वेश्चन आपका ये पाई चार्ट और ग्राफ चार्ट से दिया गया, जिसको हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज का था ओवरऑल वीडियो, जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। ठीक है, और वीडियो करेंगे मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।